Okay, so last time we were studying about forgery and we stopped at section number 469 where I was telling you if some person who has forged a document to harm a reputation of a particular person, that is also a crime. So when we see forging, we talked about what's the definition, what is the punishment, and making or changing some part of a document is also considered to be forgery. Now what do you mean by a forged document? Okay, कि आप पहले we were in the process of forgery कि forgery कैसे करते हैं. forgery करने के बाद जो बनता है वो होता है forged document. तो forged document का भी definition इन्होंने दिया हुआ है कि a false made wholly or in part by forgery is designated as a forged document. मतलब बस forged document का definition दे रखा है. पहले हमने प्रोसेस देखा कि आप कैसे फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो और अभी उसका डेफिनेशन दिया है फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट का. ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. 471 अभी पहले हमने देखा फॉर्जरी का प्रोसेस, उसके बाद हमने देखा फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन, उसके बाद अभी इस्तेमाल किस किस चीज़ों के लिए आप कर रहे हो. यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 471 कि आप उसका इस्तेमाल करते हो. देखिए, पोजीशन में रखना, किसी को हार्म करना, ये हमने देखा ऑलरेडी. लेकिन अभी आप एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप आपके एम्प्लॉयर को या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या कोर्ट में आप दिखा रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है. तो प्रॉपर्टी का भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई आपका टाइटल डीड हो सकता है जो फॉर्ज्ड है. ठीक है, तो उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, दिखा रहे हो कि ये जेन्युइन है, तो आप किसी को उल्लू बना रहे हो बेसिकली. सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड व्हेन यू आर डूइंग चीटिंग. 420 आप कर रहे हो तो ये उसके अंदर आता है कि आप कुछ झूठे डॉक्यूमेंटेशन देके लोगों से उनकी प्रॉपर्टी, उनको डिसीव करते हो और उनको उल्लू बना के वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे करते हो. तो कई बार फोर्जरी और चीटिंग जो है ना, साथ साथ ये सेक्शन लग जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंडर के ऊपर. तो अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल करता है कि इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि हाँ मैं ये जेन्युइन है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो उसकी जो पनिशमेंट है इट इज़ सेम फॉर फोर्जरी. अभी फोर्जरी का मैंने आपको बोला था आई थिंक पनिशमेंट 2 या 3 साल की पनिशमेंट है. तो यहाँ पे भी अगर आप फोर्ज्ड करते हो और करने के बाद उसका इस्तेमाल करते हो, तो ये दो अलग अलग लोग हो सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट फोर्ज करता है और जो डॉक्यूमेंट फोर्ज डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करता है. क्योंकि कल वाले सेशन में एक ने पूछा था कि सर पनिशमेंट दोनों को अलग अलग है क्या, जो फोर्स करने वाला कोई और हो सकता है और इस्तेमाल करने वाला कोई. ऐसा नहीं है, दोनों को सेम पनिशमेंट है. ठीक है, उसके बाद सेक्शन 472 मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफिट सील विथ इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467. तो अगर आप कोई काउंटरफिट सील है, मतलब आपका ठप्पा जो लगता है, कोई नंबर प्लेट हो सकती है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे लोगों को लगे कि आप ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हो. लोगों को लगता है कि वो जो ठप्पा हो सकता है पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है ना, तो किसी भी कॉरपोरेशन का दिखने में, या भारतीय विद्यापीठ का हो सकता है, पुणे यूनिवर्सिटी का हो सकता है वो सील, तो आपको लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट सील, डुप्लीकेट सील, आपको लग रहा है कि वो ऑथेंटिकेटेड है, वो रियल है, एंड देन यू एक्सेप्ट, यू डिसीव, और आप चीट किए जाते हो या आपके साथ फ्रॉड कमिट किया जाता है या अपनी प्रॉपर्टी आप किसी को दे देते हो क्योंकि टाइटल क्लियर नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देख के आपको लगता है कि ये सच डॉक्यूमेंट है. तो अगर ऐसा कोई इस्तेमाल करता है 7 साल तक की सज़ा हो सकती है. तो देखो, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट अगर वो सबमिट करता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, देन इट अमाउंट्स टू चीटिंग. बट सिर्फ फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट करता है लेकिन वो पकड़ा गया, दैट इज फॉर्जरी. थोड़ा सा, लेकिन अगर फॉर्जरी मोस्टली आता है एग्जामिनेशन में तो वो शॉर्ट नोट के लिए आता है, शॉर्ट नोट के लिए आता है, बड़े इसके लिए नहीं आता है. तो फॉर्जरी मोस्टली कम्स फॉर 5 मार्कर. तो उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक लिख दीजिए, एक उसका जो सेक्शन है वो लिख दीजिए बस. बाकी बोल सकते हो कि अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अब आपका जो क्रिमिनल माइंड है वो इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो किसी का रेपुटेशन हार्म करना, किसी का प्रॉपर्टी खुद के नाम पे करवा के लेना, किसी तीसरे फ्रॉड करना, चीटिंग करना, कुछ भी. सो अगर आप जैसे बोला कि हाँ जी, मेरा भी 22 का पेपर देखा लाइक
उसमें एक्चुअली 4 केसेस पूछे गए थे। तो फर्स्ट टाइम देख रहे अभी तक पेपर में ऐसे केसेस नहीं थे, लेकिन अभी इस बार तो प्रॉपर केसेस पूछे हैं। तो ऐसे कौन से भी केसेस के पूछ सकते हैं। वही तो अभी उसी लिए उसको टारगेट करना मुश्किल हो जाता है कि आप किसके कौन से केसेस को करोगे। उसमें से तो एक ही केस समझ में आया, निर्भया केस, मतलब जो बहुत आपको हाँ तो बाकी के और क्या होता है कि और होता है हाँ और होता हाँ तो जो और वाला है उसको छोड़ो क्योंकि बाकी का जो सारा सिलेबस है 10 टॉपिक्स है हमारे 10 चैप्टर्स हैं वो आपका जो बेसिक हार्डकोर सेक्शंस है वो तो आप केस में और नहीं था, वो 4 केसेस में किसी कोई 2 ले लो या ऐसा। तो उसमें अगर देखोगे तो प्रीवियस 4-5 सालों के देखो कि जो कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहे हैं। अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल्स है, गोलकनाथ है, तो वो वही उसी की जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, निर्भया है, वो लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि उसके बाद 2013 का क्रिमिनल अमेंडमेंट आया, करेक्ट। उसके अलावा तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, उसके अलावा ये अपना व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी के ऊपर तो क्या नाम था, मैं भूल गया उसका। हाँ वो है भुट्टा स्वामी। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क केसेस है, उसी के ऊपर आएगा। तो अगर आप एक क्वेश्चन पेपर नहीं पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वही केस रिपीट हो रही है। तो जो केस सबसे ज़्यादा रिपीट हुई उसको फोकस करो क्योंकि ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट की आप केस पढ़ने लग जाओगे वो भी तो भाई फेल हो जाओगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे हाथ में है वो पक्का करके जाओ। एक आध क्वेश्चन को थोड़ा आधा भी आता है तो यू कैन राइट समथिंग, ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी फोकसिंग ऑन द कंटेंट विच वी हैव। मैंने ज़्यादातर देखा जो हमारे पास नहीं होता है हम उसी के पीछे भागते हैं, पर जो है उसकी तो कदर करो। यही नहीं हो रहा, ये कहाँ हो रहा है? क्रिमिनल लाइबिलिटी है भाई, पनिशमेंट्स हैं हमारे पास, ये है मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट, कितने टाइप्स है उसमें। तो वही याद नहीं रह रहे हैं सेक्शन नंबर, तो और कहाँ केस के पीछे भाग रहे हो? तो जो है वो ठीक से करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग क्लियरिंग द एग्जाम इंक्रीजेस। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 473 मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफिट सील विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी। तो अगर आप देखोगे पिछले वाले सेक्शन में आपके पास काउंटरफिट सील से आप किसी को फ्रॉड कमिट कर रहे हो, यहाँ पे आप बना रहे हो, यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग दैट डुप्लीकेट सील, यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग दैट डुप्लीकेट नंबर प्लेट, यू आर द वन हु इज हैविंग द पोजेशन। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसको बना रहे हो, ओके, उस सील को, उस नंबर प्लेट को। इस बार पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। दीज आर नॉट डॉक्यूमेंट्स। ये कोई नंबर प्लेट है या कोई सील है, ठप्पा है, कोई सिंबल है। कई बार आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई लोगो होता है तो उसका इस्तेमाल करते हो तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में चला जाता है क्योंकि अब अलग उसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे जो मैंने बोला कि जैसे हर यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस के सील होता है, वो सील के बिना यूजीसी का सील होता है, भारतीय विद्यापीठ का सील होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सील होता है, महाराष्ट्र का, हर एक का अलग अलग सील है, उसका आपने यूज़ कर दिया। उसके अलावा ये जो डाइज इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर करेंसी छापने के लिए, वो भी प्लेट्स होते हैं, दे आर प्लेट्स, जिससे आप करेंसी को ऐसा लगेगा तेलगी के पास था वो, ही हैड द प्लेट्स। तो वो प्लेट्स जब किसी पेपर पे छाप लगता था, उसका पंच होते थे तो एग्जैक्ट करेंसी नोट की तरह दिखता था वो। कोई भी आम इंसान उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर। फिर वो देखते थे वो ऑरेंज लाइन है क्या, वो बीच में एक रेडियम की लाइन हो, ऐसा देखो उसमें। हर बार पॉसिबल नहीं कि आम आदमी को वो डिटेक्ट कर सके। ऐसे बहुत बार मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका शॉप है, वहाँ पे उनको काफ़ी 500 के डुप्लीकेट नोट्स मिले। तो 7 साल की सज़ा है अगर आपके पास ऐसा कोई काउंटरफिट प्लेट, काउंटरफिट सील या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप ऐसा कोई चीज़ बना सकते हो, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ओके। उसके बाद 474 हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 466, 467, knowing it to be forged and intending to use it genuinely। तो अभी आपके पास एक फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट का पोजेशन है, आपने उसको बनाया क्या? नहीं बनाया। मैंने बोला था आपको कि कई बार अरे फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट आपने घर में बना के रखे, डुप्लीकेट पासपोर्ट्स, आपने 10-12 डुप्लीकेट पासपोर्ट्स हैं, पर क्यों है? वो भी डुप्लीकेट है, हो सकते हैं ना, ट्रैवल एजेंट हो सकते हो भाई, है कि नहीं? तो आप ट्रैवल एजेंट हो सकते हो या आपका जॉब ही ऐसा है कि आपको यू हैव टू कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो आपके पास हो सकते हैं, बट वो ओरिजिनल होने चाहिए। आपके पास सिर्फ पोजीशन है एंड यू नो, you have complete knowledge that this document is duplicate, second thing, and third thing, you may or you might or you are attempting to use that particular forged document for a genuine purpose।
कि आप दिखा रहे हो बैंक वालों को, दिखा रहे हो ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, बैंक वालों को, कि वो बैंक वाला को लगा अब दिखा रहे हो कि ये जेन्युइन है, पर आपने अभी तक दिखाया नहीं है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, आपके पास सिर्फ पोजेशन है उस पर्टिकुलर फोर्स्ड डॉक्यूमेंट का, एंड यू नो इट इज़ फोर्स्ड। आपको नॉलेज ही नहीं यार ये डुप्लीकेट है। कोई भी आपको कोई सपोज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दे के गया, फॉर एग्जांपल बाइक है, मैंने बाइक खरीदी और बोला ये लो आरसी, तो उसने आरसी, हाँ कोई देखता भी नहीं, सिर्फ वो देखता है हाँ नाम है, गाड़ी का नंबर है, बस, और आरसी के अंदर के डिटेल्स किसको पता है? नहीं पता, तो वो ले लेता है, ओके मैंने आरसी ले लिया, और उसके बाद दिखाते हो भाई अपना आरसी दिखाओ, तो वो आदमी ट्रैफिक ऑफिशियल को दिखाता है अपना आरसी, ये रहा मेरा आरसी। अरे, या आप जब आरसी ट्रांसफ़र करने जाते हो, गाड़ी अपने खुद के नाम पे करने जाते हो, तो ये आरसी तो डुप्लीकेट है, आपने तो 50,000 रुपये में बाइक ले ली, वो भाग गया बंदा, मतलब चोरी की गाड़ी थी। तो यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, कि किसकी गाड़ी है मुझे पता नहीं, ये ऐसा बंदा है। पर हम क्या करते हैं कि गाड़ी भी जाएगी, पैसा भी चला गया, और चोर भी भाग गया। अगर आप पुलिस वालों के पास जाते हो तो, और गाड़ी भी जब्त कर लेंगे क्योंकि गाड़ी चोरी की है, तो आपके पास तो रहेगी नहीं, क्योंकि आप खुद जाके बोल रहे हो, तो आप बोलोगे मेरे 50,000 रुपये वापस करो, पर है कहाँ पे वो पकड़ा जाता है, फिर पुलिस वाले बोले 50-50। छोड़ो, आगे वाली प्रैक्टिकल चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे इधर लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल करता है तो भाई इसमें भी आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। और अगर आपके पास उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, फोर्स डॉक्यूमेंट्स, फोर्स प्लेट्स, फोर्स सील, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। बिकॉज आप ये कितने सालों से कर रहे हो, अब तेलगी का ही देख लो, तो वो तो लंबा अंदर गया, लेकिन उसको HIV हो गया और बेचारा जल्दी छूट गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 475, काउंटरफिटिंग डिवाइस और मार्क यूज फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड in section 467, or possessing counterfeit marked material. That's what I'm saying. You have devices, you have instruments, you have particular machines जिससे आप फोर्स डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आपके पास कोई फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास वो मशीन है जिससे आप वो फोर्स डॉक्यूमेंट बना सकते हो। अरे बाप रे, ये आपके पास क्या कर रहा है भाई? ठीक है, आपके पास फेक करेंसी नोट्स नहीं है, लेकिन आपके पास वो मशीन है जिससे आप फेक करेंसी नोट बना सकते हो। क्या कर रही है आपके पास ये मशीन? आप ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि ये मुझे नहीं मालूम कि इस चीज़ की मशीन है। तो अगर आपके पास वो डिवाइस है, अगर आपके पास वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जिससे आप काउंटरफिट सील्स, काउंटरफिट प्लेट्स, काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स बनाने में वो डिवाइस आपको हेल्प करती है, और ऐसी चीज़ आपके घर में, आपके प्रॉपर्टी में मिली, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है, या 7 साल तक की भी सज़ा होगी, उसके साथ फाइन कंपलसरी। और इसको उठा लेते, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अरे भाई, ऐसे डिवाइसेस आपके पास क्या कर रहे हैं? तो इमीडिएटली उठा के, विदाउट, यू डोंट नीड टू गो टू द मैजिस्ट्रेट एंड आस्क फॉर अरेस्ट, तब तो वो अरेस्ट वारंट लाने तो भाग जाएगा वो, सिंपल सी बात है। उसके बाद 476, काउंटर फिटिंग डिवाइस और मार्क। हाँ जी, ये स्कूल्स में होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल, 8 उसमें भी चाहिए होता है ना स्टैम्प। हाँ वो जो स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं, और किसी भी स्टाफ ने ऐसा किया और बच्चों को पास कर दिया मतलब उस स्टैम्प के साथ, तो वो किस पर क्या करेंगे? उस टीचर पे जाएगा, बिकॉज कॉलेज इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्ट इन पर्सनल कैपेसिटी। किसी स्कूल ने तो बोला नहीं करने के लिए, लेकिन स्कूल वालों को पता होता है कि अपना इसका पूरा रैकेट है, बच्चों को पास करना है, तो भाई बच्चे को पास की, उसको पास कराओ फीस, ऐसा बोलते हैं, पास कराओ फीस। बट बच्चा जहाँ पे जाएगा अगले स्कूल में, वो दिखाएगा डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर तो उस पे आएगा ना, क्योंकि वो फर्जरी कर रहा है, वो गलत उसको भी पता है ये बात। नहीं, अभी कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ और कितने सारे कॉलेजेस को यूजीसी ने बैन कर दिया, तो उनकी डिग्री ख़त्म, उनकी क्या गलती है? तो वही है, उनको वो ग्रेजुएट ही नहीं है, फिर उनके 3 साल 4 साल का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी बीच में रिसेंटली 44 इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ पुणे में बंद कर दिए गए, यूजीसी ने बंद कर दिए, कुछ सालों पहले ये हुआ था। तो वो सारे बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो फाइनल ईयर में आ गए, उनका सब डिग्री खत्म, खलास, उनके 4 साल। NEFT है, मतलब उनके क्लास में होगा, तो फेक ही लाइसेंस पे वो चला रहा था और बच्चे पढ़ रहे थे, और एट द एंड उनको कुछ डिग्री नहीं नहीं नहीं, डिग्री भी नहीं मिली। काहीच नाही, डिग्री, that degree will not be accepted by any employer, no. See, because that's why while taking admission we have to verify ना कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन, why do you want to come to भारती और पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड और MIT और सिम्बॉयसिस, बिकॉज डिग्री तो मिलने वाली है फिक्स,
है ना। पहली बात वो है, अपना काम हो जाएगा यहाँ पे, अटेंडेंस आओ मत जाओ वो अलग फैक्टर्स है, बट इट इज़ एन ऑथेंटिकेटेड वेल रिनाउंड इन द टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया फॉर लॉ। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप एडमिशन लेने से अभी, अब जैसे आपने बोला NIFT क्या कुछ है, तो क्या है ये, मतलब मैंने उसका फुल फॉर्म भी मुझे नहीं मालूम, तो उसमें आप एडमिशन ले रहे हो और आप लाखों पैसे फी भर रहे हो, तो क्या पता तो वो क्या पता वो बच्चे एक तो कम्प्लीटली अनअवेयर है, या बच्चे के भी माता पिता का बैकग्राउंड कुछ गड़बड़ है, या वो बच्चे भी 12th फेल थे, या कुछ गड़बड़ थी, या इतने कम उनके मार्क्स थे कि उनको भाई किधर तो एडमिशन करा दो, अपने को डिग्री लेना है बस। ऐसे भी 90% बच्चे ऐसे ही हैं, 90%, हाँ, जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए। जाओ द्या जास्त पर्सनल होते का जिनको आगे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे को डिग्री दिखाने का है, हा बाबा आपला LLB आपल्याला 1 लाख रुपये हुंडा हवा। हाँ, अभी पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, UP जाइए, बिहार जाइए, वहाँ पे क्यों, वहाँ के बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि गारंटी नहीं बाबा, कल UGC ने अगर ये बोल दिया कि ये कॉलेज के है ही नहीं, हाँ, कोई गारंटी नहीं। दिखने में चल रहा है बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रखा है, पर लेकिन वो सब फेक है, उसका कुछ टीचर्स को कुछ आता नहीं है। वही कई बार आपने इसमें भी देखा होगा कि स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश टीचर को इंग्लिश नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स टीचर रट के पढ़ा रहा है मैथ्स। अब मैथ्स को रटने की चीज़ है क्या, समझने की चीज़ है। ये रियलिटी है हमारे एजुकेशन सेक्टर की। इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते हैं, लॉ भी हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ए भगवान। तो तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू हैव टू बी अवेयर, दैट्स वाई वी हैव टू डू द रिसर्च वेल बिफोर टेकिंग एडमिशन। इफ़ यू डोंट डू इट देन, आई हैड अ फ्यू स्टूडेंट्स जो जिनके साथ ये हुआ, गए उनकी डिग्रीज नो वैलिड, इट्स नॉट वैलिड, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कंपटीशन कितनी है। ऑलरेडी लाखों बच्चे हर साल बाहर पढ़ रहे हैं, इसमें ये फेक यूनिवर्सिटी के आपको, आप एम्प्लॉयर हो, आपको 40,000 रुपये उसको पगार देने का है, सैलरी देने का है, आप रोगे रिस्क? एज एन एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ, हम हमेशा एम्प्लॉय की तरह सोचते हैं, टिपिकल मराठी मेंटालिटी, थिंक लाइक एन एम्प्लॉयर, खुद का बिजनेस करो। ठीक है, छोड़ो, पर्सनल हो रहा हूँ फिर से। तो उसके बाद अगर आप देखें सेक्शन 477, फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि आप किसी का विल बर्बाद कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप किसी का कोई लैंड रिकॉर्ड है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, शेयर्स हैं, स्टॉक्स में, उसमें फेरबदल कर रहे हो, मिसशिफ कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, या बहुत सालों से कर रहे हो, प्रोफेशनल हो तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ओके, उसके बाद सेक्शन 477A विच वॉज एडेड बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, दिस अमेंडमेंट केम इन, काफ़ी बाद में ऐड किया गया था, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े शॉप्स होते हैं जहाँ पे कुत्ता भी नहीं घूमता, तो इंसान कहाँ से आएंगे? बस खड़ा है, लाइटिंग है, बड़े बड़े कपड़े हैं, और मस्त एक सूट 10,000, एक पैंट 5,000, ये वो, मतलब ऐसे हैं, और कोई नहीं जा रहा अंदर, जा भी नहीं रहा है कोई देखने के लिए। मैं तो डेयरिंग ही नहीं करता, बाप रे, नहीं, अपना चलो बाबा बर्गर खाते, 100 रुपये का, घर पे जाके सो जाते। एग्जैक्ट, आता हूँ, आई एम कमिंग देयर। So I also see a lot of big shops, like I will not name them, but they're all big brands, super big brands. Some brands are from celebrities. I will not name the celebrities. And it's nobody is there. 2-3 लोग अंदर काम कर रहे होते हैं, एक रिसेप्शन पे होता है, और एक बंदी या बंदा होता है जो दिखाता है सब चीज़ें, that's it. फुल AC, चकाचक, हाँ, इतना वो टाइल इतना साफ रहता है कि अपना थोबाड़ दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, चल रहा कैसे? अब इसका रेंट कम से कम नहीं तो बोले 5 लाख 4 लाख तो हो गए इतने बड़े मॉल में, पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने? एंड देन सडनली देवा ऑफर, बाय 3 गेट 3 फ्री, ऐसा कुछ आता है ऑफर उनका। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इसको बोलते हैं ब्लैक को वाइट में करना। अभी मेरा शॉप है, मैं शॉप में मैं कपड़े बेच रहा हूँ, मैं जला देता हूँ ना, कपड़ों को मैंने जला दिया, या मैंने अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, और मैंने बिल्स दिखाए, ये इसमें गया, तो मेरे सारा जो ब्लैक मनी, जो ड्रग्स से आ रहा है, प्रोस्टिट्यूशन से आ रहा है, आर्म्स स्मगलिंग से आ रहा है, वो सारा पैसा मैं यहाँ दिखाऊंगा कि ये 10,000 मैं यहाँ से कमा रहा हूँ ड्रग्स से। पर मुझे कहाँ से मिला? मैंने अभी 10,000 का सूट बेचा, वो पेन मैं खुद रहा हूँ, या मेरा बेटा, या मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बीवियाँ, उल्टा हो गया, मेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड्स अभी एक्सेप्टेबल है, अभी ठीक है सर, इट्स ओके। बीविया कहाँ नाही रे, एकच झेपत नाही, जाऊ द्या। अगेन आई एम बिकमिंग पर्सनल। सो
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं बांट रहा हूँ, यू नो, आई एम गिविंग इट टू पीपल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो सब दिखाएंगे कि वो दिखाएंगे 500 रुपये खर्चा किया, वो दिखाएंगे 5000 कर दिया, ऐसे वो करते 10 गुना ज़्यादा दिखाते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, या इसको बोलते हैं ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं ना अपने टेम्पल्स एंड मस्जिद, और इसमें सारा ये पैसा डालते हैं और उसके ऊपर कोई ऑडिटिंग ही नहीं होती, तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की जरूरत ही नहीं ना वहाँ पे। फॉल्सिफिकेशन कहाँ करते हैं? जहाँ पे इनकम टैक्स है, जिसकी कॉर्पोरेट टैक्स कुछ लगने वाला है, तो अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं। रिलीजियस को तो हाथ नहीं लगा सकते आप, रिलीजन हाथ भी नहीं लगा सकते। नहीं, भगवान हमको डोनेशन आया, कहाँ से? भगवान ने दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता था भगवान डोनेशन देता है। ये कब से? खुद को ही दे रहा है। ये लोग मुझे, खुद को ही मैं स्वाहा, खुद को आशीर्वाद दे रहा है भगवान। तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब ये जो शॉप्स होते हैं ये सारे फेक अकाउंट्स बनाते हैं। अगर जो छोटा दुकानदार है वो कम रिसिप्ट दिखाएगा ताकि कम टैक्स लगे, और जो ऐसे हैं बड़े बड़े मॉल्स, इसमें 5-5, 10-10 लाख रुपए का रेंट ऑन रिकॉर्ड है, कितना दे रहा है क्या पता। अब पॉइंट्स में भी करते हैं, जैसे अगर ज़्यादा डिनोमिनेशन रहता है ना तो उसको पॉइंट के बाद का दिखा देते हैं ताकि टैक्स के अंदर ना ना पड़े, टैक्स के अंदर ना पड़े। या मुझे मेरा अभी जैसे 400 करोड़ की मूवी, 200 करोड़ की, किस देखा है क्या किसी ने अकाउंट्स? किसी ने देखा है? देखिए यहाँ पे इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, यहाँ वीएफएक्स में 300 करोड़ खर्चा हो गया। कैसे 300 करोड़? कितने जीरो होते हैं वो भी नहीं मालूम मेरे को। 300 करोड़ में कैसे खर्चा किए? देन दिस मूवी अर्न 500 करोड़, दिस मूवी अर्न 700 करोड़। किधर है वो पैसा? है किधर? फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मीडिया, फिल्म्स, वेब सीरीज, सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और सबसे ज़्यादा रैकेट जो चलता है, हवाला ट्रांजैक्शन, सब फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स। ये जो पूरा रैकेट है, आईपीएल, वर्ल्ड कप, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारा जो रैकेट है ये चल रहा है, ये सब कुछ ब्लैक का वाइट करना है। दैट्स इट। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर ऐसा कुछ करते हो, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हो, तो भाई आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फाइन भी लग सकती है कि कम आपने किया होगा तो। प्रोफेशनल है तो 7 साल तक आपको सज़ा हो सकती है, या फाइन या दोनों। ओके, सो दैट वाज द लास्ट सेक्शन ऑन forgery.